जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 10th के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है और जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच अंतर और कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां यानी कि इडियम्स और प्रोवर्ब्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके डिफरेंस को देखने वाले हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। आज अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही शाम को 8:30 बजे से मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं। वो टेस्ट के रूप में होगा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देख लीजिए और 8 बजे 8:30 बजे आपका टेस्ट भी होगा, उसको आप दीजिए। यकीन मानिए आज जो है आप अभी लोकोक्तियां और मुहावरे में जो अंतर देखने वाले हैं जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं और ये समझ में भी आ जाएगा कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच अंतर, तो इसको समझने से पहले हम लोग इन दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए लोकोक्तियां, लोकोक्तियां जिसको हम लोग प्रोवर्ब कहते हैं और मुहावरे जिसको इडियम्स कहा जाता है, दोनों जो है हिंदी भाषा के हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो मुहावरे है और लोकोक्तियां हैं जो हिंदी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हिंदी भाषा में अगर भाषा बोलते समय लिखते समय अगर हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी भाषा का जो श्रेष्ठता है वो बढ़ जाता है। लेकिन इन में कुछ मूलभूत अंतर है। आइए इनके बीच के जो अंतर को हम लोग समझते हैं कि इनके बीच क्या अंतर है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अर्थ और संरचना के बारे में बात करेंगे। अर्थ और संरचना के बारे में तो मुहावरे जिसको इडियम्स कहा जाता है, तो मुहावरे क्या होता है, आप सब बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जहां पे जरूरत पड़ेगा तो आप लोग जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो मुहावरे जो होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है। मुहावरे जो होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ होता है। अगर आप जो प्रोवर्ब्स आप देखेंगे, लोकोक्तियां देखने वाले, मुहावरे देखने वाले हैं, जो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे विशेष अर्थ निकलेगा। अगर शब्द के आधार पर अगर आप उसके मतलब निकालने लगेगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। यह विशेष अर्थ पूरी तरह से संदर्भ और उपयोग पर निर्भर करता है। उसका आप इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं इस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जैसे आंखों का तारा होना, तो आंखों का तारा होना आपने बहुत बार सुना होगा कि ये मेरी आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। तो यहां पर देखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है आंखों का तारा होना, मतलब क्या हो गया, आंख का जो शब्द के अकॉर्डिंग अगर मीनिंग निकालिएगा तो आंखों का तारा का मतलब आंख का तारा, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकालिएगा तो बहुत प्यारा या प्रिय होना। ठीक है, उसके बाद नाक कटना, नहीं कहते कि तूने तो मेरा नाक कटा दिया, नहीं, तो इसलिए नाक कटाना मतलब नाक कटना। इसका जो शब्द के मीनिंग के अकॉर्डिंग चलोगे तो नाक कटना, कटिंग ऑफ नोज, क्या इसका मतलब ये होता है? नाक कटना का जो शाब्दिक अर्थ शब्द के आधार पर जो अर्थ निकालोगे उसका मतलब यही निकलेगा, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ होता है अपमानित होना। नाक कटना का मतलब होता है अपमानित होना, लेकिन अगर शब्द के आधार पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाक कटना, कटिंग ऑफ नोज। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए लोकोक्तियां जिसको हम लोग प्रोवर्ब्स कहते हैं, लोकोक्तियां का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोवर्ब्स। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि लोकोक्तियां क्या होता है, तो लोकोक्तियां जो है
ऐसे वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश, वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश होता है जो जीवन के अनुभव, जीवन के अनुभव, सामान्य ज्ञान या नैतिक शिक्षा पर आधारित होता है। तो जो प्रोवर्ब्स होते हैं, लोकोक्तियां होता है, जो ऐसे वाक्यांश होते हैं जो जीवन के अनुभव, सामान्य ज्ञान और नैतिक शिक्षा पर आधारित होते हैं। वाक्यांश अक्सर सीधे अर्थ व्यक्त करते हैं। तो लोकोक्तियां में जो होगा उसमें आप देख रहे थे सीधे अर्थ नहीं मिल रहा था, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता था, शब्द के आधार पर जो अर्थ निकाल रहे थे कुछ और निकल रहा था, लेकिन उसका एक विशेष अर्थ होता है, किसका, मुहावरे का। लेकिन लोकोक्तियां जो होता है वो सीधे अर्थ प्रकट करते हैं। लोकोक्तियां क्या करते हैं, सीधे अर्थ प्रकट करते हैं। उनमें गहरे या छुपे हुए अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है, गहरे या छुपे हुए अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए ऊंट के मुंह में जीरा। आपने ये बात सुना होगा कि अगर आप किसी से अपेक्षा करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा मिले, लेकिन आपको उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम मिलता है, आवश्यकता से कम मिलता है, तो आप बोलते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है आवश्यकता के अनुसार बहुत कम मिलना, यानी आवश्यकता के अनुसार बहुत कम मिलना, बहुत, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट जो दिया है, जो बोओगे वही काटोगे, ये लोकोक्तियां है, आपने कई बार सुना होगा, जो बोओगे वही काटोगे। तो जो बोओगे वही काटोगे, इसका अर्थ होगा जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो आपने यहां पर देखा कि मुहावरे का जो है, मुहावरे जो है वो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, लेकिन लोकोक्तियां जो है वो सेम टू सेम, वो विशेष अर्थ प्रकट नहीं करता है, वो पता चल जाता है। आगे हम लोग देख पा रहे हैं इसके उपयोग। तो लोकोक्तियां का उपयोग हम लोग कहां करते हैं भाई, तो आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मुहावरे, पहले तो हम लोग मुहावरे देखते हैं। मुहावरे, मुहावरे का उपयोग किसी वाक्य के भीतर विशेष अर्थ जोड़ने के लिए किया जाता है। तो भैया मुहावरे का उपयोग आप किस लिए करोगे, तो मुहावरे का उपयोग हम लोग किसी वाक्य के भीतर, वाक्य के अंदर विशेष अर्थ जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मुहावरे का। किसका उपयोग करते हैं, मुहावरे का। ये वाक्य का हिस्सा होते हैं और उन्हें सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है, सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे राम की आंख का तारा है, राम जो है आंख की, राम आंख माने आंख का तारा मुहावरे के रूप में प्रयोग हुआ है, जो राम के प्रिय व्यक्ति को व्यक्त कर रहा है, और जो राम के प्रिय व्यक्ति को व्यक्त कर रहा है। यहां पर लोकोक्तियां के बारे में अगर बात किया जाए तो लोकोक्तियां जो होता है एक पूर्ण वाक्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लोकोक्तियां जो होता है एक पूर्ण वाक्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल की जाती है, और अपने आप में एक पूरी बात या शिक्षा को व्यक्त करता है। अगर लोकोक्तियां अगर कोई आपको बोल रहा है तो पूरा बात को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। यहां पर आप देख लो, उदाहरण के लिए, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगर इसके अर्थ पे जाओगे तो यह लोकोक्तियां पूरी बात कहती है कि जो लोग धमकाते हैं, जो लोग धमकाते हैं वे असल में कुछ करते। इसका मतलब जो गरजते हैं वो बरसते, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ये क्या है भाई, तो ये लोकोक्तियां है। क्या है जी, लोकोक्तियां। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं जो शाब्दिक अर्थ और प्रतीकात्मक अर्थ है इसके बारे में। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मुहावरे, तो देख लीजिए मुहावरे, मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ और प्रतीकात्मक अर्थ दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे नाक कटना, तो कटिंग ऑफ नोज, तो शाब्दिक अर्थ तो ये निकल रहा है नाक को कटना, लेकिन अगर प्रतीकात्मक अर्थ देखोगे तो क्या मतलब, नाक कटना मतलब अपमानित होना, नाक कटना मतलब अपमानित होना, ठीक है। अब देखिए हाथ मलना, तो हाथ मलना का शाब्दिक अर्थ हो गया हाथ को मसलना, हाथ को मसलना, लेकिन अगर प्रतीकात्मक अर्थ देखोगे तो पछताना ना। तो नहीं कहते हैं कि मैं जो चली गई तो हाथ मलोगे, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी काम को कर रहे हो नहीं मिले तो क्या होना, पछताना। लेकिन अगर ये शाब्दिक अर्थ देखोगे, हाथ मलना का मतलब हो जाएगा हाथ को मसलना, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है या प्रतीकात्मक अर्थ है मतलब पछताना। हाथ मलना का मतलब पछताना, सही बात है, ओके। अब देखना लोकोक्तियां जो है जिसको हम लोग प्रोवर्ब कहते हैं वो क्या है, तो लोकोक्तियां अक्सर
शाब्दिक अर्थ में ही सही होती है। लोकोक्तियां जो है उसमें विशेष अर्थ की कोई जरूरत नहीं है, जिस शब्द में है उसी शब्द में वो पूर्ण अर्थ को व्यक्त कर रहा है, पूर्ण बात को व्यक्त कर देता है, पूरी शिक्षा को दे देता है। यानी लोकोक्ति अक्सर शाब्दिक अर्थ में ही क्या होता है, सही होती है, प्रतीकात्मक अर्थ की जरूरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हुई? अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आम आपको मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब है शाब्दिक और प्रतीकात्मक अर्थ दोनों क्या है, एक ही है। वो क्या है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही क्या मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। राइट, ये सब जो बातें हैं आपको समझ में आ रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें उत्पत्ति और उपयोगिता, इसके उत्पत्ति और उपयोगिता के बारे में बात हो रही है भैया। तो मुहावरे अक्सर देखिएगा कैसे मुहावरे बन जाते हैं। मुहावरे अक्सर किसी विशेष घटना, मुहावरे अक्सर किसी विशेष घटना या परंपरा से उत्पन्न होती है। मुहावरे अक्सर किससे उत्पन्न होती है, विशेष घटना या परंपरा से उत्पन्न होती है, और उनका उपयोग वाक्य में विशेष अर्थ के रूप में किया जाता है। विशेष अर्थ लाने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, विशेष अर्थ लाने के लिए किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, लोकोक्तियां मतलब होता है प्रोवर्ब। लोकोक्तियां जो है, लोकोक्तियां समाज के अनुभवों और परंपराओं से उत्पन्न होती है। लोकोक्तियां जो है किससे उत्पन्न होती है, लोकोक्तियां समाज के अनुभवों और परंपराओं से उत्पन्न होती है और सामान्य सत्य या ज्ञान को व्यक्त करती है। जो प्रोवर्ब होता है, लोकोक्तियां होता है, वो कहां से आएगा भाई, तो अनुभवों से, परंपराओं से उत्पन्न होती है और सामान्य सत्य या ज्ञान को क्या करती है, व्यक्त करती है। ओके, निष्कर्ष यहां पर निकल रहा है। निष्कर्ष क्या है भैया, तो निष्कर्ष आप यहां पर देखोगे, मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों ही हिंदी भाषा के समृद्धि को बढ़ाते हैं। यानी जो मुहावरे होता है और लोकोक्तियां जो होता है, सीधा बैठो, मुहावरे और लोकोक्तियां जो है हिंदी भाषा के समृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन मुहावरे का उपयोग किसी खास संदर्भ में विशेष अर्थ देने के लिए किया जाता है। मुहावरे का उपयोग हम लोग कब करेंगे, तो किसी खास संदर्भ में विशेष अर्थ देने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि लोकोक्तियां जीवन के अनुभवों पर आधारित सामान्य ज्ञान है। लोकोक्तियां क्या है, तो जीवन के अनुभवों पर आधारित सामान्य ज्ञान है। ओके, शिक्षा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लोकोक्तियां जो है, इसके निष्कर्ष को एक बार हम फिर से बता देते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों हिंदी भाषा के समृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन मुहावरे का उपयोग किसी खास संदर्भ में, किसी खास संदर्भ में विशेष अर्थ देने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्तियां जीवन के अनुभवों पर आधारित सामान्य ज्ञान या शिक्षा को क्या करती है, व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, शिक्षा को व्यक्त करती है। ओके, अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्तियां देखने वाले हैं, उसके अर्थ को समझने वाले हैं, उसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो मुहावरे हैं उसमें मुहावरे के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले है आंखों का तारा। तो आंखों का तारा का मतलब क्या हो गया भैया, आंखों का तारा का मतलब बहुत प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो किसी का बहुत प्रिय होना वो होता है आंखों का तारा। दूसरा है नाक कटना, मतलब अपमानित होना। नाक कटना का मतलब, नाक कटना का मतलब अपमानित होना। ठीक है, सम्मान का नाश होना। नाक कटना मतलब अपमानित होना, और जो आपका रिस्पेक्ट है वो क्या होना, खत्म होना, नाश होना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना, यानी ऐसी घटना घट जाना जिसकी आपने कल्पना नहीं किया था, कुछ ऐसा होना जिसकी कल्पना नहीं की हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दांतों तले उंगली दबाना। उसके गले का हार होना, गले का हार होना। तो गले का हार होना मतलब, इसका भी मतलब क्या होगा, बहुत प्रिय होना। जिस तरीका से आंखों का तारा है उसी तरीका से गले का हार होना, यानी गले का हार जो होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है,
रहता है कि नहीं रहता है? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गले का हार होना मतलब बहुत प्रिय होना, और किसी को हमेशा साथ रखना, किसी को हमेशा साथ रखना। उसके लिए हम लोग मुहावरे किसका, कौन से मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं? गले का हार होना। आंखें दिखाना नहीं करते तो आंख दिखाओगे? आंख दिखाते हो? यानी आंख दिखाना मतलब क्रोधित होना या गुस्से में किसी को घूरना, गुस्से में किसी को घूरना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आंख दिखाना होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां पर देख रहे हो कि खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत मेहनत करना। खून पसीना एक करना का मतलब बहुत मेहनत करना। आप सब भी बोलते रहिए, यानी कि कठिन परिश्रम करना, कठिन। तो खून पसीना एक करना मतलब बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। ठीक है, अब उसके बाद पानी पानी होना। पानी पानी होना का मतलब शर्मिंदा होना। नहीं, पानी पानी होना का मतलब शर्मिंदा होना। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं जी? पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना, अत्यधिक शर्म महसूस करना। पानी पानी होना का मतलब अत्यधिक शर्म महसूस करना। आप कहीं स्लो बोलिए। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब बहुत कम, यानी आप अपेक्षा कर रहे थे कि आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन ज्यादा के जगह पर बहुत कम मिलेगा, तो लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ओके, जरूरत के हिसाब से बहुत कम होना, उसको हम लोग बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। उसके बाद नाक में दम करना। नाक में, तुम तो नाक में दम कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है तुमको? सीधा बैठो। यानी मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं ऐसे ही बोला, ठीक है ना, तुम अपने में मत लो। यानी नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। किसी को बहुत परेशान करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाक में दम करना। हाथ पैर फूलना। हाथ पैर फूलना मतलब होता है घबराना। क्या होता है? घबरा जाना, घबराना होगा। डर या चिंता से परेशान होना, डर या चिंता से परेशान होना, इसके लिए हम लोग बोलते हैं हाथ पैर फूलना। हाथ पैर फूलना। मिट्टी में मिलना। नहीं, मिट्टी में मिलना, और मिट्टी में मिलना का मतलब होता है नष्ट हो जाना। मिट्टी में मिलना का मतलब नष्ट हो जाना, या हम लोग बोलते हैं किसी चीज का समाप्त हो जाना, किसी चीज का समाप्त हो जाना। अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही मशहूर शायरी है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यानी अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप के अस्तित्व को खत्म करना है। जैसे एक पेड़ जो है बीज से जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है भाई? बीज पहले सड़ता है और फिर उसके बाद बढ़ता है। यानी मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आगे हम लोग बात करते हैं बाह चढ़ाना। क्या करना भाई? बाह चढ़ाना। देखते हैं कि किसी से मार हो जाता है तो कौन एकदम लगता है वो एकदम अब, यानी बाह चढ़ाना का मतलब क्या हो जाएगा? बाह चढ़ाना का मतलब उत्साहित होना। उत्साहित होना यानी कुछ करने के लिए तत्पर होना। बाह चढ़ाना का मतलब उत्साहित होना या कुछ करने के लिए तत्पर होना। समझ में आ रहा है?